फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा मृदा निर्माण का कारक है। विच ऑफ द फॉलोइंग द फैक्टर ऑफ द सॉइल फॉर्मेशन। सॉइल फॉर्मेशन में क्या काम है, देखो जनक शैल जो पेरेंट रॉक होती है वो भी चाहिए होती है, चट्टान भी चाहिए होती है, जलवायु भी चाहिए होता है और ऑर्गेनिक मैटर भी चाहिए होता है। तो डी आंसर उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ द अबव यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखो क्या लिखा गया है, मॉस एक प्राकृतिक वनस्पति है। तो मॉस क्या है, मोसिस क्या है, ध्रुवीय प्रदेशों में मिलता है। कहाँ मिलता है, ध्रुवीय प्रदेशों में। पोलर रीजन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड, निम्नलिखित में से कौन से भारतीय संविधान का लक्षण नहीं है। संघवाद, संसदीय शासन प्रणाली, मौलिक अधिकार सभी हैं। शक्तियों का केंद्रीकरण, सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फीचर ऑफ ए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो सेंट्रलाइजेशन के एक के बाद में पावर नहीं होनी चाहिए, जनता का राज होता है ना, उसे हम क्या कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा कथन राज्यसभा के लिए गलत है। तो राज्यसभा के लिए सदस्यों का चुनाव सीधे जनता द्वारा किया जाता है। राज्यसभा का चुनाव जो है वो सीधे जनता द्वारा नहीं किया जाता, तो ये इनकरेक्ट होएगा। द मेंबर ऑफ द राज्यसभा इज इलेक्टेड बाय द पीपल। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन क्या कहा गया है, भारत के किस गवर्नर जनरल ने विलय नीति बनाई थी। तो ये क्वेश्चन कई बार आता है, लॉर्ड डलहौजी ने बनाई थी। विच गवर्नर जनरल हैड स्टार्टेड टू द पॉलिसी ऑफ डॉक्ट्राइन ऑफ लापेज। तो डी ए आंसर करेक्ट हो जाएगा, लॉर्ड डलहौजी। नेक्स्ट देखिए क्या कहा गया है, विजयनगर और भद्रावती लौह इस्पात केंद्र किस राज्य में स्थित है। विच इज द स्टेट देयर विजयनगर एंड भद्रावती आयरन स्टील सेंटर आर लोकेटेड कर्नाटका। डी आंसर यहाँ, सी आंसर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या कहा गया, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग सहकारी उद्योग का उदाहरण है। विच इज द फॉलोइंग द एग्जाम्पल ऑफ कोऑपरेटिव सेक्टर। तो अगर दूध उत्पादन मूल, अमूल जो है वो क्या हो जाएगा, इसका उत्पादक हो जाएगा कोऑपरेटिव सेक्टर का। आनंद मिल्क, यहाँ पे आनंद आना था, थोड़ा सा गलत लिखा गया, आनंद मिल्क अनियन लिमिटेड। नेक्स्ट देखिए यूनियन लिमिटेड, सॉरी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन क्या है, 8th क्वेश्चन, शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी। हु इज द फाउंडेड ऑफ द शांति निकेतन। रविंद्रनाथ टैगोर ने। बी आंसर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या कहा गया, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सर्वोच्च न्यायालय के बारे में सही है। तो इसकी स्थापना 26 जनवरी 1950 को ही नई दिल्ली में है, सर्वोच्च अदालत है। तो डी आंसर यहाँ पे क्या होगा, सही के सारे कथन क्या है, सही है, ऑल ऑफ अबव आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, किस उद्योग को आधुनिक उद्योग का मेरुदंड कहा जाता है। लौह इस्पात उद्योग। देखो, विच इज द इंडस्ट्री इज कॉल्ड द बैकबोन ऑफ द मॉडर्न इंडस्ट्री, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। नेक्स्ट देखिए, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसे मैं लेकर रहूंगा। ये किसने कहा था, ये कहा था बाल गंगाधर तिलक ने। देखो ये किसने कहा था, बाल गंगाधर तिलक ने। फ्रीडम इज माई ब्राइट राइट एंड आई शैल विल इट, ये तो सबको पता होगा, बाल गंगाधर तिलक ने। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन क्या है, 12 क्वेश्चन में भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता या छुआछूत का अंत किया गया। अनटचेबिलिटी एंड अब्लोलिस्ट किस में किया गया था, अनुच्छेद 17 में, आर्टिकल 17 में इसके बारे में कहा गया है। अब हम देखते हैं सेकंड क्वेश्चन है पार्ट, उसमें सेकंड पार्ट में देखिए, 1989 में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम के प्रावधानों को बताइए। स्टेट द प्रोविजन ऑफ द शेड्यूल कास्ट एंड द शेड्यूल ट्राइब्स प्रिवेंट द अथॉरिटीज। 1989 में क्या कहा गया, एक तो किसी को क्या नहीं कर सकते, कोई शेड्यूल कास्ट है या शेड्यूल ट्राइब्स है उसको अपमानित नहीं किया जा सकता, उसकी कास्ट को लेके हम कुछ नहीं कह सकते। कुछ गंदा अपनी मर्जी से अगर वो नहीं खाना चाहता तो कुछ उसको ज़बरदस्ती नहीं खिलाया जा सकता, उसको कोई शारीरिक पीड़ा नहीं दी जा सकती, उसकी ज़मीन पर कब्जा, यहाँ पे लिख सकते हो ज़मीन पर कब्जा भी नहीं किया जा सकता। ये रूल कुछ कहे गए थे जिसको फॉलो करना था। नेक्स्ट देखो क्या कहा गया है, उद्योगों की अव्यवस्थित को प्रभावित करने के प्रमुख कारक कौन कौन से। व्हाट आर द मेन फैक्टर अफेक्टिंग द लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री। जैसे कच्चा माल, रॉ मटेरियल, भूमि आ जाएगा, लैंड आ जाएगा, जल, वाटर, श्रम, या जो हम कह देंगे कि मजदूर, लेबर आ जाएंगे, ये सब इसके अंदर आएगा। देखो क्या, रॉ मटेरियल आ जाएगा, लैंड आ जाएगा, वाटर आ जाएगा और लेबर आ जाएगा। नेक्स्ट देखो क्या कहा गया है, कृषि आधारित उद्योग और खनिज आधारित उद्योग में अंतर सहित आपको बताना है, उदाहरण सहित अंतर बताना है। तो देखते हैं इसका आंसर। देखो क्या लिख सकते हैं इसके अंदर, वे उद्योग जो कच्चे माल के रूप में वनस्पति या जंतुओं पर निर्भर होते थे। तो ऐसे इंडस्ट्री जो क्या है एग्रीकल्चर और क्या है एनिमल्स पर डिपेंड होती है, उसे हम कृषि आधारित उद्योग कहते हैं। वे उद्योग जो कच्चे माल के लिए खनिज अयस्कों पर निर्भर होते हैं। किस पर, खनिज अयस्क, मतलब कि इंडस्ट्री जो किस पर है, आयरन पे और इस तरह से जो भी खनिज अयस्क है उन पर निर्भर होते हैं, उन्हें खनिज आधारित कहते हैं। जैसे कि सूती वस्त्र उद्योग उसका एग्जाम्पल हो जाएगा, डेयरी इसका, लौह इस्पात, एल्यूमिनियम इस्पात ये इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्या कहा गया क्वेश्चन नंबर में। नेक्स्ट क्या है, हमने ये भी देख लिया उद्योग और जो क्या है कृषि पर आधारित होते हैं, वनस्पति जंतुओं पर, और जो किस पे खनिज अयस्कों पर आधारित है उन्हें हम मिनरल जो बेस्ड होते हैं उनको हम मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 4th क्वेश्चन में क्या कहा गया है, जनहित याचिका क्या है, यह सभी लोगों तक न्याय पहुंचाने में कैसे सुनिश्चित करती है। व्हाट इज द पब्लिक इंटरेस्ट लेजिस्लेशन, हाउ डज इट इंश्योर एक्सेस टू जस्टिस फॉर ऑल।
देखो क्या कहा गया है, न्यायालय में किसी व्यक्ति संस्था द्वारा जनता के हित के लिए अपील करना तथा अधिकार मांगना जनहित याचिका है। कि न्यायालय में किसी भी व्यक्ति द्वारा अपने हक के लिए लड़ना, उसके लिए अपील करना, वो क्या है, जनहित याचिका है। जनहित याचिका के देश के सभी लोगों तक न्याय सुनिश्चित करती है, क्योंकि यह बेहद ही सरल प्रक्रिया है। इसमें किसी भी माध्यम में न्यायालय से न्याय मांगा जा सकता है। बहुत ही आसान है, अपील कर दो और उस पर फिर सुनवाई होती है, उसके बाद उस पर सच्चाई सामने आ जाती है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, 1854 में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा वुड का नीति पत्र वुडेस डिस्पैच लागू किया गया था। यह भारतीय शिक्षा प्रणाली में किस प्रकार महत्वपूर्ण कदम था? वुड डिस्पैच वाज इम्प्लीमेंटेड बाय द ईस्ट इंडिया कंपनीज 1854। हाउ डज इज इंपॉर्टेंट स्टेप इन इंडिया एजुकेशन सिस्टम? देखो क्या कहा गया है, 1854 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने चार्ल्स वुड की अध्यक्षता में शिक्षा नीति का प्रारूप बनाया गया था। इसके अंतर्गत यूरोपीय शिक्षा प्रणाली को भारत में लागू किया गया था। इसमें शिक्षा विभाग का गठन किया गया था। विश्वविद्यालय शिक्षा आरंभ की गई थी। कोई भी अन्य बिंदु आप इससे रिलेट करते हुए यहाँ पर लिख सकते हैं। इंग्लिश देखो, इंग्लिश मीडियम वाले समझ लो कि एक्चुअली में आंसर क्या है। जब इंग्लिश मीडियम में आएगी तो मैं उसको वो भी अपलोड कर दूंगी। इसके और में क्वेश्चन दिया गया है, शिक्षा से व्यक्ति का दिमाग और आत्मा विकसित होनी चाहिए। उपयुक्त कथन के आलोक में महात्मा गांधी ने औपनिवेशिक शिक्षा के बारे में विचारों की विवेचना कीजिए। एजुकेशन और द डेवलप पर्सन माइंड एंड सोल इन द लाइट ऑफ द अबव स्टेटमेंट डिस्कस द व्यू ऑफ द महात्मा गांधी इन द कॉलोनियल एजुकेशन सिस्टम। देखो, महात्मा गांधी का विचार था कि अंग्रेजी शिक्षा भारतीयों के लिए उचित नहीं है। यह शिक्षा प्रणाली भारत को गुलाम बना देगी। क्या सोचते थे कि जो शिक्षा प्रणाली है वो सही नहीं है। यह शिक्षा प्रणाली भारतीयों में हीनता की भावना उत्पन्न करती है। उनका कहना था कि पश्चिमी शिक्षा मौखिक के बजाय पढ़ने लिखने पर केंद्रित है। इसे व्यवहारिक ज्ञान की उपेक्षा की गई है। कोई भी इससे रिलेटेड बिंदु आप यहाँ पर लिख सकते हैं। अब सेक्शन यहाँ पे दिया गया है, सी सेक्शन दिया गया है, जिसमें 4 मार्क्स के क्वेश्चन है। भारत में अदालतों की संरचना पर एक संक्षिप्त नोट लिखिए। राइट अ शॉर्ट नोट ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द जुडिशरी इन इंडिया। तो देखिए क्या कहा गया है, भारत में 3 अलग अलग स्तर पर अदालतें होती हैं। सबसे ऊपर एक अदालत है जिसे हम सर्वोच्च न्यायालय कहते हैं। अदालत के फैसले सभी अदालतों के मानते हैं। दूसरे स्थान पर उच्च न्यायालय होते हैं, जो कि प्रत्येक राज्य में एक होती है। तीसरे स्थान पर जिला न्यायालय होता है, जो निचली अदालत होती है, जो कि प्रत्येक जिले में होती है। एक जिले में होती है, एक स्टेट में होती है, और एक है सर्वोच्च न्यायालय जो एक होती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, अगर आप भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के सक्रिय कार्यकर्ता होते तो आप अंग्रेजों के विरुद्ध कौन कौन से तरीके अपनाते? इफ यू वर एक्टिव मेंबर ऑफ द इंडियन नेशनल मूवमेंट देन व्हाट मेथड वुड यू हैव टू अडॉप्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश? देखो क्या हो जाएगा, मैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का कार्यकर्ता होने के नाते अंग्रेजों के विरुद्ध निम्न तरीके अपनाता है। असहयोग आंदोलन में सक्रिय भागीदारी, भारत छोड़ो आंदोलन, अहिंसात्मक शांतिपूर्वक प्रदर्शन, स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, सांप्रदायिक सद्भावना में प्रोत्साहन। इस तरह के आप आंसर यहाँ पर लिख सकते हैं। कोई भी बिंदु यहाँ पर लिख सकते हैं। क्वेश्चन देखिए, प्रथम विश्व युद्ध का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा? व्हाट आर द इफेक्ट ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ऑफ इंडिया ऑन इंडिया? आंसर देखो, प्रथम विश्व युद्ध से भारत की आर्थिक और राजनीतिक स्थिति बदल गई। रक्षा व्यय में भारी इजाफा होने के बाद जरूरी वस्तुओं की कीमतों में भारी उछाल आया। अंग्रेजों को अपनी सेनाएं बढ़ाने के लिए ग्रामीण युवाओं पर सेना पर भर्ती होने के लिए दबाव डालने लगे। वस्तुओं की मांग अधिक होने के कारण भारतीय उद्योगों का विस्तार हुआ। कोई भी आप इससे रिलेटेड पॉइंट्स लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट सेक्शन है डी सेक्शन, जिसमें पैराग्राफ दिया है और उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो, मराठा राज्य की स्थापना किसने की थी? तो शिवाजी ने की थी। मराठा राज्य की राजधानी क्या है? पुणे है। नेक्स्ट देखिए क्या कहा गया, मराठा किस क्षेत्र के मुगलों की चुनौती दी थी? प्रायद्वीप को। बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, मराठा में चौथ और सरदेशमुखी क्या थे? कर के प्रकार थे, टैक्स के टाइप थे ना। हु इज द फाउंडर ऑफ द मराठा? शिवाजी आ जाएगा। पुणे आंसर आ जाएगा। बी पेनिनसुला आ जाएगा, और उसके बाद में लास्ट में काइंड ऑफ टैक्स आ जाएगा। नेक्स्ट 9th क्वेश्चन देखिए, 9th में भी यहाँ पे दिया गया है और 3 क्वेश्चन है, तीनों को साथ में ही देखेंगे हम। जल चक्र किसे कहते हैं? मनुष्य जल का प्रयोग कहाँ कहाँ करता है? वर्तमान समय में जल की कमी के 2 कारण बताइए। देखिए क्या कहा गया, जल का वाष्पीकरण, वर्षण, प्रवाह की प्रक्रिया द्वारा जल स्रोत, वायु व भूमि में चक्रण द्वारा निरंतर गतिशील रहना जल चक्र कहलाता है। मतलब कि पानी उड़ जाना और बर्फ बारिश होकर वापस आ जाना, ये क्या कहलाता है? जल चक्र कहलाता है। मनुष्य जल का प्रयोग पीने, धुलाई, उद्योग, कृषि, विद्युत उत्पादन आदि में करता है। वर्तमान में जल की कमी के प्रमुख कारण बढ़ती जनसंख्या, भोजन की बढ़ती मांग तथा नगरीकरण है।
वाटर साइकिल वाटर यूज़ किस तरह से करता है, बहुत इजी क्वेश्चन है। और कि क्यों रिस्पॉन्स, क्या क्या रीज़न है, पॉपुलेशन बढ़ रही है ना, ये सब इसके रीज़न आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कहा गया है, कई प्रकार की गैस, धूल, जल, कण वाष्प में उपस्थित रहते हैं वायुमंडल में। पृथ्वी के चारों ओर मौजूद वायु मंडल को कौन थामे हुआ है, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल। सूर्य से आने वाली हानिकारक किरणें हमारी रक्षा से कौन करता है, वायुमंडल हमारी रक्षा करता है। देखो मैनी टाइप ऑफ गैसेस कहाँ पर है, एटमॉस्फेयर में है। कौन हमको एटमॉस्फेयर अराउंड अर्थ के चारों ओर एटमॉस्फेयर कौन बना के रखता है, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ। एंड विच प्रोटेक्ट अस, कौन हमें प्रोटेक्ट करता है, एटमॉस्फेयर। अब है क्वेश्चन नंबर 11, देखो क्या कहा गया, भारतीय संसद में कितने सदन होते हैं, 2 सदन होते हैं, राज्यसभा और लोकसभा। लोकसभा में सदस्यों का चुनाव कौन करता है, जनता करती है। सरकार बनाने के लिए किन दल को लोकसभा में कम से कम 272 सदस्यों की जरूरत होती है। लोकसभा का कार्य लिखे, कार्यपालिका का चुनाव करना। अगर आप इंग्लिश में देखेंगे तो फर्स्ट देखो यहाँ से मिल जाएगा कि कौन कौन सी सभा है, लोकसभा एंड राज्यसभा हो जाएगा। सेकंड उसने पूछा कि कौन इलेक्ट करता है, तो पीपल इलेक्ट करता है। थर्ड में देखो कितने मेंबर होने चाहिए, 272 मेंबर होने चाहिए। और फोर्थ में क्या है, इलेक्शन ऑफ द पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव एंड द इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द लोकसभा। अब है मानचित्र पर आधारित है ये क्वेश्चन, हमको ये पॉइंट्स हमको मानचित्र पर दिखाने थे, तो ये देखते हैं। तो देखो सबसे पहले मेरठ, देखो ये जो पॉइंट है ये क्या हो जाएगा, मेरठ हो जाएगा। यहाँ पे जो पॉइंट है लखनऊ हो जाएगा। यहाँ देखो बीच में ये है दिल्ली, यहाँ पे झांसी हो जाएगा, ये नीमच हो जाएगा और ये बनारस हो जाएगा। यही पॉइंट आपको मैप में दिखाने थे, तो अच्छे से देख लीजिए। ये पॉइंट है, एक अच्छे में हटा देती हूँ एक बार, अच्छे से आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर चेक कर सकते हैं। तो ये इवनिंग शिफ्ट वालों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू गाइज।